हाय फ्रेंड्स, शेक्सपियर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है आपको देनी है कि क्लास 11th के लिए ऑनलाइन जो पेड बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से। तो आप जो है जल्दी से जल्दी क्या करें, उस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि क्लास में अभी अगर आप इनरोलमेंट कराते हैं तो आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट मिलेंगे। जैसे मात्र 100 रुपये आपको पेड करना है और सारे सिलेबस क्या होंगे आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मात्र 100 रुपये में सारे सिलेबस जो है क्लास 11th के 4 महीने के लिए जो बैच है उसमें क्या होंगे सब कवर किए जाएंगे। तो आप उस कोर्स को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर रहे हैं, अदरवाइज़ टाइम जैसे से क्या होगा बढ़ेगा वैसे वैसे कोर्स की जो फ़ी है वो बढ़ सकती है। तो 1 तारीख से पहले आप क्या करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन। ऑफलाइन में ऑलरेडी आपको वीडियो पब्लिश किया जा चुका है कि आप संडे को यानी रविवार को और बुधवार को हमारी कोचिंग संस्था में आके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। या ऑनलाइन भी कैसे पेमेंट करना है आप कर सकते हैं, गूगल पे से, फ़ोन पे से, चाहे अकाउंट के माध्यम से। अगर आप ऑफलाइन करते हैं और मोबाइल में कैसे पढ़ना है तो वो सारी चीज़ें भी क्या होंगी आपको कोचिंग पे बता दी जाएंगी। ठीक है, तो रविवार को और बुधवार को 2 दिन जो होगा इंस्टीट्यूट जो होगा शेक्सपियर क्लासेस जो चैनपुर में है, हमारी संस्था जो है उसका जो ऑफिस होगा 7 से 10 तक क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बार विज़िट कर सकते हैं कोर्स के बारे में। अगर ऑफलाइन आप क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वैसे ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल पढ़ाया गया था लास्ट बीमा हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल आपको बताया गया कि बीमा हम कैसे निकालेंगे, उसमें कुछ बेसिक बताया गया है। वो चीज़ अगर आप क्या करते हैं, याद रखते हैं, तो फिजिक्स में कोई भी बीमा निकालने में क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक बीमा तो पढ़ना ही है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, बेहतर तरीके से उसको याद रखते हैं, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, उतना आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बेसिक्स हैं वो फर्स्ट ईयर के ही हैं, उन्हीं को क्या करना है, अप्लाई करना है। 1-2 चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, जैसे बल्क का बताए थे कि अगर आप याद रखेंगे तो काफ़ी बीमा निकालने में क्या होगा, आसान होगा। तो बल्क क्या करना है, आपको याद रखना है। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बीमाओं के उपयोग, यानी बीमा तो हमने पढ़ लिया, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो बीमाओं के काफ़ी सारे उपयोग हैं, यहाँ पर 2-4 आपको बताया जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2-4 हैं, ये मेन है, और भी इसके उपयोग हो सकते हैं। जैसे पहला बीमा का उपयोग है कि हम बीमा के द्वारा किसी राशि का एसआई मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको बीमा प्राप्त होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी राशि का बीमा इतना आया है, एल टी के पावर -1। एल किसके लिए लिखा गया होगा, तो एल जो हो गया तो लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए, दूरी के लिए, विस्थापन के लिए लिखा गया होगा। इसका मात्रक क्या होता है, तो जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन है, इन सब का मात्रक होता है मीटर। तो एल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर। तो एल के लिए लिख सकते हैं हम लोग मीटर। टी के पावर -1, टी जो होता है बीमा किसके लिए लिखते हैं हम लोग, समय के लिए, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो आप टी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सेकेंड। इसके पावर कितने हैं, -1, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -1। तो मात्रा कितना आ गया, तो ये जो बीमा था या तो इसको हम लोग बेग का बीमा बोल सकते हैं, चाहे बोल सकते हैं चाल का, दोनों का बीमा सेम होता है। मात्रा कितना आ गया, मीटर प्रति सेकंड। तो बेग चाहे चाल का मात्रा कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बीमा का उपयोग द्वारा किसी चीज़ का, किसी भी राशि का मात्रक लिख सकते हैं, एसआई मात्रक, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं आप, ये आपका मात्रक हो गया। दूसरा बीमा का उपयोग क्या है, तो बीमा का दूसरा जो उपयोग होता है वो है कि बीमा का उपयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी राशि के संख्यात्मक मान को एक पद्धति से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे मतलब कोई राशि दिया गया है, वो सीजीएस पद्धति में है, आप उसे एमकेएस पद्धति में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर वो सीजीएस पद्धति में है, आप उसे एफपीएस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर वो एमकेएस में है तो आप उसे एसआई में बदल सकते हैं। मतलब राशि को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, मतलब एक मात्रा की प्रणाली से दूसरे मात्रा की प्रणाली में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा है
बीमाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो बीमाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो जो हमको भौतिक समीकरणें मिलती हैं उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे आगे हमको चैप्टर पढ़ना है एक विमीय गति। एक विमीय गति में क्या होता है, तो वहाँ पे समीकरण को संतुलित करना होता है। तो वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार हम भौतिक समीकरणों को बीमाओं के द्वारा संतुलित कर लेते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा इसका उपयोग यही है कि हम क्या कर सकते हैं, तो बीमाओं के उपयोग के द्वारा हम भौतिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट इसका उपयोग है कि विभिन्न भौतिक राशियों में हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब बीमाओं के उपयोग द्वारा आप क्या कर सकते हैं, तो 2-3 टाइप की जितनी भौतिक राशियां हैं हम क्या कर सकते हैं, उसमें संबंध निकाल सकते हैं। तो ये मेनली क्या है, 4 उपयोग है किसके, बीमाओं के। अब बीमाओं के बाद आता है पढ़ने के लिए हमको सार्थक अंक। यहाँ पे लिखा गया है सिग्निफिकेंट डिजिट। सार्थक अंक क्या है, पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि सार्थक अंक का इस्तेमाल हम किस प्रकार करते हैं। पहले डिफिनीशन है इसका, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक ज्ञात करने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। मतलब अगर आप किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो मापने के लिए, यथार्थतापूर्वक मापने के लिए आपको जितने उसमें अंकों की आवश्यकता होगी उनका नाम क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो जितने भी अंक हमको चाहिए उनका नाम क्या दिया गया है, सार्थक अंक दिया गया है। तो सार्थक अंक का डिफिनीशन क्लियर है कि भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक मापने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। नेक्स्ट है कि हम किसी संख्या में सार्थक अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आपको कोई संख्या दे दी गई रैंडमली कि हाँ ये संख्या है, आप बताइए कि इसमें सार्थक अंक कौ है। तो मेन चीज़ यही है, आपको सार्थक अंक ज्ञात करने आना चाहिए। अंदाज पे हम नहीं बोल सकते हैं कि इसमें सार्थक अंक 2 गो है, चाहे इसमें सार्थक अंक 3 गो है, इसमें 4 गो है, इसमें 5 गो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके रूल है कि हाँ सार्थक अंक किस में कितना होगा। तो हमको क्या करना है, रूल्स याद रखना है, ठीक है। तो रूल्स जानने से पहले 2 चीज़ें आपको जान लेनी है। संख्याएं 2 प्रकार की यहाँ पे, एगो शून्य अंक है, एगो अशून्य अंक है। क्योंकि लैंग्वेज में इन्हीं 2 का इस्तेमाल किया जाएगा, शून्य का और अशून्य का। तो शून्य का मतलब होता है 0, अशून्य का मतलब होता है 0 को छोड़ के बाकी संख्या। तो बाकी कौन कौन बचती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अशून्य बोलेंगे, और 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। तो ये भी फिलहाल आप याद रखिए, क्योंकि लैंग्वेज में शून्य और अशून्य इन्हीं अंक का क्या होगा, इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल कहता है कि सभी अशून्य संख्या, अशून्य का मतलब है शून्य को छोड़कर, यानी शून्य को छोड़कर संख्याएं कौन कौन बचेगी, 1 से लेकर 9 तक। तो पहला रूल कहता है कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। मतलब जो भी अशून्य अंक है, चाहे अशून्य संख्या, वो क्या होगा, सार्थक अंक होगा। जैसे कौन कौन हुआ, 1 क्या अंक है, सार्थक अंक है, 2 क्या है, सार्थक अंक है, 3 क्या है, सार्थक अंक है, इसी प्रकार 9 तक क्या है, सार्थक अंक है। अब आपको ये संख्या दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें कौन को सार्थक अंक है, आप बताइए। तो आपको बताया गया है कि 0 को छोड़कर, मतलब सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं, यानी शून्य संख्या जो होगा सार्थक अंक नहीं होगा। तो यहाँ जो अंक से पहले 0 है, ये क्या होगा, सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें कौ अंक बचता है 0 को छोड़कर, 1 2 3। तो इसमें अगर कोई पूछता है कि इस संख्या में कौ सार्थक अंक है, तो हम कौ को बताएंगे 1 2 3 गो, क्योंकि 0 क्या होता है, सार्थक अंक नहीं होता है। सार्थक अंक कब होगा, आगे में थोड़ा बताया जाएगा। मतलब अगर इस प्रकार का संख्या कोई है, अगर संख्या के पहले 0 है तो 0 को हम लोग क्या करेंगे, सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, तो 0 सार्थक अंक नहीं होगा। अगर इसमें कोई पूछता है 0 0 1 8 में सार्थक अंक कौ है, तो हम कौ को बोलेंगे, 2 को बोलेंगे। क्लियर है पहला रूल। अगर किसी संख्या के पहले 0 आ जाता है तो 0 को हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। खाली संख्या, बाकी जो शेष अंक बचेंगे उसे हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। जितने बचेंगे आपके सार्थक अंक उतने हो जाएंगे। तो अगर हम 0 को हटाते हैं तो क्या बचता है, 1 और 8। तो 1 8 कौ अंक है, 2 अंक है, तो इसमें कौ सार्थक अंक हुआ, 2 हुआ। रूल नंबर दूसरा कहता है कि 2 अगर अशून्य अंक के बीच में शून्य आता है, मतलब अगर दोनों तरफ अशून्य अंक हो, अशून्य का मतलब दोनों तरफ क्या हो, या तो दोनों तरफ 1 हो, चाहे एक तरफ 1 हो, दूसरी तरफ 2 हो। मतलब 2 कोई ऐसी संख्या, 2 अशून्य संख्या होनी चाहिए। अशून्य में क्या आएगा, 1 से लेकर 9 तक। अगर 2 अशून्य संख्याओं के बीच शून्य आता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सार्थक अंक में गिनेंगे, ठीक है। मतलब अगर 2 संख्याओं के बीच 0 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सार्थक अंक में उसे जोड़ लेंगे, मतलब क्या करेंगे, गिन लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है 1 0 0 1। अब देखिए ये दोनों जो 0 है क्या है, तो 2 अंक के बीच में आया है,
आया है ना। ये दोनों अंक क्या है, तो ये दोनों अशून्य अंक है। अगर इसके बीच आ रहा है तो जीरो को हम क्या करेंगे, गिनेंगे। तो कितना होगा, 1 2 3 4। इसमें कौ गो अंक है, सार्थक अंक है 4 गो है। यहाँ पे ये जो जीरो है वो किसके किसके बीच आया है, 2 के बीच और 1 के बीच। 2 और 1 कौन सा संख्या है, अशून्य है। तो 2 गो अशून्य के बीच अगर जीरो आएगा तो हम क्या करेंगे, जीरो को गिनेंगे। तो अगर इसमें पूछा जाए कि सार्थक अंक कौ है तो कौ होगा, 4 गो होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो आपको जीरो दिख रहा है वो क्या है, 2 गो अंक के बीच आया है, एगो 8 और एगो 2 के बीच आया है ना। तो इस जीरो को भी आप क्या करेंगे, सार्थक अंक में गिनेंगे। तो इसमें सार्थक अंक होगा 1 2 3 4, इसमें भी कौ होगा, 4 गो होगा। यहाँ जो जीरो है वो इसके और इसके बीच आया है, और यहाँ का जो जीरो है इसके और इसके बीच आया है। मतलब यहाँ भी क्या है, जीरो जो है 2 गो अंकों के, 2 गो अशून्य अंकों के बीच आया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जीरो को सार्थक अंक में गिनेंगे। तो यहाँ पे कौ सार्थक अंक होगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें कौ होगा, 5 गो होगा। इसमें 4 गो होगा, इसमें 4 गो होगा, इसमें 4 गो होगा। मतलब 2 को अगर अशून्य अंक आ रहा है, अशून्य अंक कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 9 तक, अगर उन दोनों के बीच अगर जीरो आएगा तो वो क्या होगा, सार्थक अंक होगा। तो ये आपका सार्थक अंक में हम क्या करेंगे, उसको गिनेंगे। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तीसरा रूल है कि अगर कोई दशमलव संख्या है, ध्यान से सुनना है आपको, अगर कोई दशमलव संख्या है और दशमलव से पहले जीरो है, मतलब अगर कोई दशमलव संख्या 2 टाइप्स की होती हैं। एक में तो क्या होगा, दशमलव के पहले कोई अंक रहता है, एक में दशमलव के पहले क्या रहता है, जीरो रहता है। तो यहाँ बताया गया है अगर दशमलव के पहले जीरो है तो दशमलव के तुरंत बाद, अगर दशमलव के पहले जीरो है तो दशमलव के तुरंत बाद शून्य जो संख्याएं होती है उसको हम क्या करते हैं, सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। मतलब अगर दशमलव के पहले जीरो अंक है तो दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या आएगी उसे हम लोग क्या करेंगे, सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, दशमलव के पहले क्या है, जीरो है ना। दशमलव के पहले जीरो हो गया, दशमलव के तुरंत बाद कौ गो जीरो आया है, 2 गो आया है। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। तो अगर इसमें पूछा जाए संख्या में कि कौ गो सार्थक अंक है तो कौ गो रहेगा, इन दोनों को तो हम गिनेंगे नहीं। तो कौ गो बचेगा, 1 2। तो सार्थक अंक कौ गो होगा, 2 गो होगा। यहाँ भी सेम है, दशमलव के पहले क्या है, जीरो है। तो अगर जीरो रहेगा तो दशमलव के तुरंत बाद जो शून्य संख्या होती है उसे हम लोग क्या करेंगे, सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। तो इस जीरो को हम लोग क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे। तो कौ गो बचेगा अंक, 1 2 3। तो इसमें सार्थक अंक कौ गो होगा, 2 गो होगा। इसमें कौ गो होगा, 3 गो होगा। इसमें आपको बताना है थोड़ा दिमाग लगा के। तो देखिए यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 2 गो जीरो है, इसको तो हम नहीं गिनेंगे। लेकिन यहाँ जो जीरो है, ये जो जीरो है ये 2 गो अंकों के बीच आया है। और अभी आपने रूल पढ़ा कि अगर 2 गो अंकों के बीच जीरो आएगा तो सार्थक अंक में हम क्या करेंगे, उसे काउंट करेंगे। तो ये वाला जीरो काउंट होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद अगर जीरो रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो ये 2 गो काउंट नहीं होगा। तो कौ गो बचेगा, 1 2 3 4। कौ गो सार्थक अंक हुआ, 4 गो हुआ। ठीक है, मतलब दशमलव के तुरंत बाद अगर जीरो आता है तो सार्थक अंक में उसे काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर 2 गो संख्याओं के बीच, मतलब 2 गो अशून्य संख्याओं के बीच अगर जीरो आता है तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अगला रूल है कि अगर दशमलव के पहले कोई अंक हो, अभी आपने क्या पढ़ा, दशमलव के पहले जीरो होना चाहिए। अभी बात इस रूल में कह रहा है कि नहीं, अगर दशमलव के पहले कोई अंक हो तो दशमलव के तुरंत बाद के जो जीरो होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक में काउंट करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, अगर सार्थक अंक ज्ञात करेंगे तो हम उस जीरो को क्या करेंगे, गिनेंगे। कंडीशन क्या है, तो दशमलव के पहले जीरो नहीं होना चाहिए, दशमलव के पहले कोई अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दशमलव के पहले क्या है, 1 है यानी अंक है। दशमलव के पहले यहाँ पे क्या है, 2 है ना। तो जो अगर दशमलव के पहले कोई अंक रहेगा तो दशमलव के बाद के जीरो को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो जीरो होता है 2 गो अंकों के बीच आता है, इसलिए काउंट करते हैं। ये जो जीरो है ये 2 गो अंकों के बीच आया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसमें काउंट करेंगे तो कब होगा, 1 2 3 4। इसमें 4 है सार्थक अंक, इसमें भी कब है, 4 गो है। तो अगर दशमलव के पहले कोई अंक रहेगा तो दशमलव के तुरंत बाद वाले को हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं। अगर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसके तुरंत बाद वाले जीरो को नहीं गिनते हैं। अगला रूल है कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या हो और दशमलव के पहले जीरो हो, दशमलव के पहले क्या हो, जीरो हो, तो दशमलव के बाद जो संख्या होती है इसके दाईं तरफ जो जीरो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं। मतलब देखिए ये दशमलव वाली संख्या है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस यही है इसमें और इसमें, कि इसमें जो जीरो है वो अंक के पहले है, तो अंक के पहले रहेगा तो हम क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे। और इसमें जो जीरो है अंक क्या है, बाद है। अगर अंक के बाद रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको सार्थक अंक में मतलब गिन लेना है आपको।
तो अगर दशमलव के बाद, दशमलव के पहले अगर 0 हो और दशमलव के बाद कोई अंक हो तो दाहिनी तरफ के शून्य को हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक में गिन लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, गिनेंगे तो कब होगा, 1 2 3 गो, यहाँ दशमलव के बाद है तो 1 2 3 गो, यहाँ भी दशमलव के बाद है तो देखिए, अब देखिए यहाँ दोनों दिया गया है, दशमलव के पहले भी दिया गया है और बाद में भी। तो दशमलव के पहले वाले को हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो कौ इसमें अंक होगा, 1 2 3 4, तो इसमें 4 गो होगा, इसमें कौ होगा 3 गो, इसमें कौ होगा 3 गो होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का रूल है, ठीक है। अच्छे से हम इसको सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे क्या है तो देखिए, अगर कोई दशमलव रहित संख्या हो, मतलब ऐसी कोई संख्या है जिसमें दशमलव क्या है, नहीं है, तो दशमलव रहित संख्या में जो दाईं तरफ के 0 होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। मतलब देखिए ये दशमलव वाली संख्या थी तो दाईं तरफ वाले 0 को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर कोई दशमलव रहित संख्या है, अगर उसमें दाईं तरफ के 0 आते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, काउंट नहीं करते। जैसे यहाँ पे है 15,200, तो लास्ट वाला 2 गो 0 है, इसको हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। 18,000, तो इसके बाद 3 गो 0, इसको हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें को सार्थक अंक हुआ, तो इसमें आपका सार्थक अंक हो गया 3 गो, और इसमें को होगा आपका सार्थक अंक 2 गो होगा। तो दशमलव रहित संख्या में जो दाईं तरफ के 0 आते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मापने पर, यानी अगर हम क्या करते हैं, मतलब संख्या में कोई मात्रक है, जैसे 20 किलोग्राम, 10 मीटर, 100 किलोमीटर या 500 सेकेंड, अगर हमको संख्या मापने से प्राप्त होती है तो हम क्या करेंगे, 0 को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 20 किलोग्राम है तो कौ गो अंक है, 2 गो है, तो 2 गो सार्थक अंक हुआ। यहाँ पे 2 है तो 2 गो सार्थक अंक हुआ। और इसी प्रकार आता है कि नहीं, 100 सेकेंड है, क्योंकि सेकेंड जो है मापने से प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 100 में इसमें कौ गो 0 है तो 2 गो 0 है, दोनों को हम काउंट करेंगे तो मान कितना आएगा, 3। तो सार्थक अंक कौ गो होगा, 3 गो होगा। तो अगर मापने पर कोई संख्या आ रही है तो कैसे पता चलेगा कि मापने पर कोई संख्या आई है, तो मात्रक उसका लिखा रहेगा, ठीक है। अगर मात्रक लिखा है तो हम समझ लेंगे कि हाँ ये जो संख्या है मापने पर आई है। अगर मात्रक नहीं लिखा है तो हम समझ लेंगे कि संख्या क्या है, मापने से नहीं आई है। तो अगर मापने से नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, 0 को नहीं जोड़ेंगे। अगर मापने से आएगी तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सार्थक अंक में हम क्या करते हैं, 10 के घात को नहीं जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे संख्या है 8.96 गुने 10 के पावर 5, तो इस 10 के पावर को हम लोग क्या करते हैं, नहीं जोड़ते हैं। 7.8 गुने 10 के पावर -5, इसको भी हम क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो कौ गो अंक बचेगा, इसमें 2 गो, इसमें भी कौ गो बचेगा, 2 गो बचेगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या में सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं कि सार्थक अंक कौ गो है। एक और रूल होता है, अगर हम क्या करते हैं, अगर मात्रक बदल देने से, यानी अगर आप सेकेंड है, आप सेकेंड को चेंज कर देते, आप मिनट को चेंज करते हैं सेकेंड में, चाहे मिनट को चेंज करते हैं, चाहे सेकेंड को चेंज करते हैं मिनट में, मतलब मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है, नहीं बदलती है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप कोई दूरी नापते हैं, आपने दूरी को मापा और दूरी का मान कुछ आ गया। जैसे मान लेते हैं आपने दूरी को नापा है 1 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो कितना होगा, 1000 मीटर। तो ये जो 1000 मीटर आया है, ये नापने से नहीं आया है। ये जो 1000 मीटर आया है, बदलने से आया है। आपने क्या किया है, तो आपने किलोमीटर को बदल दिया है मीटर में। तो इस प्रकार आप बदलते हैं, तो बदलने से इसमें अब 4 गो अंक नहीं होगा, इसमें सार्थक अंक वो रहेगा, 1 गो रहेगा। क्योंकि ये जो 3 गो 0 है, कैसे आया, तो हमने मीटर को चेंज कर दिया, हमने किलोमीटर को चेंज कर दिया मीटर में, इसलिए आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो ये जो आपका 3 0 है, काउंट नहीं होगा। तो सार्थक अंक कौ गो रहेगा, मात्र 1 गो। यहाँ भी 1 गो था, यहाँ भी कौ गो रहेगा, 1 गो रहेगा। क्लियर है। तो मात्रक पद्धति बदलने से क्या होता है, तो सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 10 की घात के पूर्व लग्न। यानी ये जो 10 के कुछ घात से हैं, पूर्व लग्न का मतलब होता है कि ये जो होते हैं किसी भी अंक के पहले लगे होते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंड है तो सेकेंड के पहले क्या रहेगा, ये रहेगा। चाहे लेते हैं सिंपल में कुछ भी ले लेते हैं, जैसे किलोग्राम लेते हैं, तो देखिए किलो रहेगा तो किलोग्राम, मतलब ग्राम के पहले क्या लग गया, किलो। ये देखिए किलोग्राम, तो किलो क्या है, पहले लग रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व लग्न। किलोग्राम लिख सकते हैं, हेक्टोग्राम लिख सकते हैं, मेगाग्राम लिख सकते हैं, गीगाग्राम लिख सकते हैं, टेरा लिख सकते हैं, पेंटा लिख सकते हैं, एक्सा लिख सकते हैं, या डेका लिख सकते हैं। मतलब ये जो रहेगा किसी भी अंक के पहले लगा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न। जैसे सेकेंड है तो बोल सकते हैं एक्सा सेकेंड,
पेंटा सेकेंड, टेरा सेकेंड, गीगा सेकेंड, मेगा सेकेंड, किलो सेकेंड, हेक्टो सेकेंड या डेका सेकेंड। मतलब ये जो रहेंगे किसी भी अंक के क्या रहेंगे, पहले रहेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न। अब ये जो चीज़ें हैं फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सब क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो है एकदम याद कर लेना है। जैसे पहला क्या है, अगर 10 के घात 1 रहेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेका। क्या पढ़ते हैं, डेका। डेका का प्रतीक क्या होता है, तो स्मॉल डी स्मॉल ए, डेका। 10 के पावर 2 को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्टो। हेक्टो का प्रतीक क्या है, स्मॉल एच। 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, किलो। किलो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, के। 10 के पावर 6 का मतलब क्या होता है, मेगा। मेगा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम। 10 के पावर 9 का मतलब क्या होता है, गीगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जी। 10 के पावर 12 का मतलब क्या होता है, टेरा। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टी। 10 के पावर 15 का मतलब क्या होता है, पेंटा। हम लोग क्या लिखते हैं इसके लिए, पी। और 10 के पावर 18 का मतलब क्या होता है, एक से हम लोग क्या लिखते हैं, ए। अब ये कैसे काम करेगा, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा, काम करेगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जब हम सवाल बनाते हैं तो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति आपको पढ़ाया जा चुका है, एसआई पद्धति में हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन को एसआई में बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि उसमें लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आ गया कि नहीं, किसी चीज़ की जो लंबाई है 10 किलोमीटर है। अब देखिए किलोमीटर में तो सवाल हम बनाएंगे नहीं, हम कहाँ बनाएंगे, मीटर में बनाते हैं, आपने पढ़ा है। तो इस किलो को हमको हटाना है। 10 है तो हम 10 लिखते हैं, इस किलो को हम हटाएंगे तभी ना मीटर आएगा। तो देखिए यहाँ पे किलो को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 के पावर 3 लिखना पड़ेगा। तो 10 तो 10 हो गया, इस किलो को हम हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 के पावर 3। मीटर है तो क्या बच जाएगा, मीटर। यहाँ 10 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 10 के पावर 3 है। जब आधार समान रहता है तो घात को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसका भी आधार 10, इसका भी आधार 10, इसका घात 1, इसका घात 3, हम जोड़ेंगे तो घात कितना आएगा, 10 के पावर 4। तो हो जाएगा 10 के पावर 4 मीटर। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम सवाल को बनाएंगे। क्लियर, कोई क्वेश्चन आ गया कि नहीं, लंबाई जो है 5 मेगा मीटर है। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मेगा। स्मॉल एम का मतलब क्या हुआ, मीटर। 5 मेगा मीटर है। अब मेगा में तो हम सवाल बनाएंगे नहीं, हम कहाँ बनाते हैं, मीटर में। तो इस मेगा को क्या करना है, हमको हटाना है। तो मेगा के लिए क्या लिखा गया है, 10 के पावर 6। यानी अगर आप मेगा को हटाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 10 के पावर 6। तो हम लिखेंगे 5 गुने 10 के पावर 6, उसके बाद क्या लिख लेंगे, मीटर। तो मीटर हो गया। इस प्रकार क्या करते हैं हम लोग, इस 10 के घात का इस्तेमाल करते हैं। तो 10 के घात में 2 टाइप्स हैं। ये जो आपने जितना पढ़ा है पावर सब अभी प्लस में है। एक और टाइप होता है माइनस वाला, क्योंकि दोनों काम का है फिजिक्स में, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो प्लस वाला तो हो गया यहाँ पे। अब माइनस वाला देख लेते हैं कि माइनस में कौन कौन सा आ जाता है। तो अब देखते हैं माइनस में क्या क्या है। सबसे पहले है 10 के पावर -1, इसका मतलब होता है डेसी। क्या है, डेसी। डेसी के हम क्या लिखते हैं, डी। 10 के पावर -2 का मतलब होता है सेंटी। तो सेंटी के लिए हम क्या लिखते हैं, सी। 10 के पावर -3 का मतलब होता है मिली। मिली के हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। -100 का मतलब क्या होता है, माइक्रो। माइक्रो के हम क्या लिखते हैं, म्यू। 10 के पावर -9 का मतलब होता है नैनो। इसके लिए हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन। 10 के पावर -12 का मतलब होता है पिको। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पी। 10 के पावर 15 का मतलब होता है फेमटो चाहे फर्मे। फेमटो या दूसरा इसका नाम है फर्मी। इसके हम लोग क्या लिखते हैं, एफ। 18 का 10 के पावर -18 का मतलब होता है एटो। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए। तो वो जो 10 का पावर था सब प्लस में था। 10 के पावर 1 था, 10 के पावर 2 था, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। यहाँ पे जितना सब है 10 का घात क्या है, माइनस में है। 10 के पावर पहले क्या है, -1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसी। और डेसी के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल डी। -2 का मतलब क्या है, 10 के पावर -2 का मतलब होता है सेंटी से। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल सी। 10 के पावर -1 का मतलब क्या है, मिली। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। 10 के पावर -6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, म्यू। 10 के पावर -9 का मतलब क्या होता है, नैनो। हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल एन। 10 के पावर -12 का मतलब क्या होता है, पी को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल पी। 10 के पावर -15 का मतलब क्या होता है, फेमटो चाहे फर्मी, दो नाम है, क्या लिखते हैं इसको, एफ।
और 10 की पावर -18 का मतलब क्या होता है 8 2, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं a। जिस प्रकार उसका इस्तेमाल है उसी प्रकार इसका भी इस्तेमाल है। अब इसका इस्तेमाल कैसे है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, आप कोई सवाल बनाते हैं और वहाँ पे आता है कि नहीं किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ जाने में 1 नैनो सेकेंड का समय लगता है। ये समय का मात्रा कि ई दे दिया 5 लेते हैं, 5 नैनो सेकेंड। इनका मतलब क्या होता है नैनो, इसका मतलब क्या होता है सेकेंड। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि एसआई में समय का मात्रा क्या होता है सिर्फ सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है नैनो सेकेंड। अब सवाल बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको नैनो को हटाना पड़ेगा तभी ना बनेगा। तो यहाँ देखते हैं कि नैनो को हटाने के लिए क्या करना है, तो नैनो को हटाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा 10 की पावर -9। तो आगे हम इसको बनाएं तो 5 हो जाएगा, ये नैनो को हम हटाएंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -9। अब क्या हो जाएगा सेकेंड तो सेकेंड। इसके आगे हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार आ गया कि आप किसी वृत्त की किसी चीज़ कुंडली की चाहे वृत्त की चाहे किसी भी चीज़ के त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि फिजिक्स में सेंटीमीटर में तो क्वेश्चन बनाते नहीं, हम लोग कहाँ बनाते हैं मीटर में। तो इस सेंटी को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं सेंटी के लिए क्या है, तो सेंटी के लिए कितना है 10 की पावर -2। तो 5 हो जाएगा, सेंटी हटेगा तो कितना आएगा 10 की पावर -2। उसके बाद मीटर है तो क्या लग जाएगा मीटर, ठीक है। उसी प्रकार कोई और दूरी लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कभी दूरी का मान दिया हुआ है माइक्रोमीटर में, कितना माइक्रोमीटर है, तो दिया कि आप कोई दूरी नापते हैं और उसका मान इतना है 10 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर। अब सवाल जो होता है माइक्रोमीटर में तो बनता नहीं है, सवाल कहाँ बनता है मीटर में। तो हमको क्या करना पड़ेगा माइक्रो को हटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि माइक्रो को हम हटाएंगे तो क्या होता है 10 की पावर -6। तो 10 तो 10 हुआ, गुना तो गुना, माइक्रो हटेगा तो क्या होगा 10 की पावर -6, मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस को बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं 10 की घात के पूर्व लग्न का, ठीक है। तो मापन जो चैप्टर है यहीं पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर है हमारा एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू।